नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इसमें अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर किया था। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने देखा था इसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, प्लस इसमें टाइप्स ऑफ रिवेट्स देखे थे। टाइप्स ऑफ रिवेट हम लोगों ने ये सारे रिवेट्स देखे थे, कितने टाइप्स के हमारे रिवेट्स होते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने रिवेट्स क्या होता है ये देखा था, रिवेटेड कनेक्शन देखे थे और बाकी इंट्रोडक्शन देखा था। इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा टैकिंग रिवेट्स। तो हेडिंग डालते हैं टैकिंग रिवेट्स। अब बताती है कि ये टैकिंग रिवेट्स होते क्या हैं। तो टैकिंग रिवेट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कुछ हमारे मेंबर्स होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक प्रकार का मेंबर है, ठीक। एक मेंबर कुछ ये है, तो इन सब जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, एक मेंबर हमारा ये है, ठीक। तो इन सारे मेंबर्स को जोड़ने के लिए जिस प्लेट का हम यूज़ करते हैं, इस प्लेट को हम कहते हैं गसेट प्लेट, ठीक। इस मान लो एक मेंबर हमारा इधर से आ रहा है, ठीक। अब ये मेंबर है, ठीक है। इस मेंबर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने यूज़ किया गसेट प्लेट का। तो ये प्लेट जो होगी वो होगी हमारी गसेट प्लेट, ठीक। बाकी ये सब हमारे मेंबर्स है। अब इस मेंबर्स को जोड़ते हैं हम लोग रिवेट लगा के, ठीक। मान लो यहाँ हमने रिवेट लगा दिया, ठीक। ये रिवेट लगा के हमने अपने इस मेंबरों को प्लेट के साथ कनेक्ट किया। बट हमारा ये मेंबर जो इधर से है, तो इसके अपोजिट भी मेंबर होगा ना, कुछ इस प्रकार से जो हमको दिखेगा, ठीक। इसके पीछे भी एक मेंबर होगा, एक मेंबर इसके पीछे भी होगा जो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, और एक मेंबर इसके पीछे होगा। तो अब इस मेंबर को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हमें यहाँ पे रिवेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमको एक मेंबर इधर की तरफ होगा, एक मेंबर इसके पीछे होगा, तो उसको जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे रिवेट्स के यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये हमने रिवेट्स लगा। तो इन्हीं रिवेट्स को हम लोग टैकिंग रिवेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये अगर कंप्रेशन आपका मेंबर है तो वहाँ पे ये बकलिंग नहीं होने देती, तो बकलिंग होने को ये रोकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टैकिंग रिवेट का यूज़ होता है, ठीक। और बाकी ये जो मेंबर में स्ट्रेस आता है उसको ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो ये होता है टैकिंग रिवेट्स। इसमें लिखो कि टैकिंग रिवेट्स को ही हम लोग स्टिच रिवेट्स भी बोलते हैं। तो इसमें लिखो टैकिंग और स्टिच rivets are used to make the section and make the section act in टेंशन में एक्ट करता है, एंड टू प्रिवेंट बकलिंग इन कंप्रेशन मेंबर, बकलिंग इन कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक। तो कंप्रेशन मेंबर्स में बकलिंग को ये रोकता है, ठीक। जब दो या दो से ज़्यादा सेक्शन कांटेक्ट में आते हैं।
when two or more sections are in contact। जब दो या दो से ज़्यादा सेक्शन कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कंप्रेशन मेंबर्स में जो बकलिंग होने के चांस होते हैं उसको ये प्रिवेंट करता है, उसको ये रोकता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी डिस्टेंस होती है दो कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की, सेंटर से सेंटर तक की दूरी जो होती है वो आपकी कंप्रेशन मेंबर में 16T 16T या फिर 200 mm से लेस होनी चाहिए। तो इसमें ये चीज़ लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिखो कि मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन compression मेंबर्स होनी चाहिए आपकी 12T या फिर 200 mm, जो भी इसमें से लेस होगी, विच एवर इज लेस। बात आती है कि टी क्या है, तो टी है हमारी थिकनेस ऑफ, टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक, प्लेट की थिकनेस जो होगी वो हमारी यहाँ पे स्मॉल टी होगी। ठीक है, तो 12T या 200 mm से जो भी हमारा कम आएगा वो हमारी कंप्रेशन मेंबर में मैक्सिमम पिच होगी। इसी तरह हम लोग मैक्सिमम पिच निकालेंगे टेंशन में, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन टेंशन मेंबर्स कितनी होगी, 16T 16T और 200 mm। ठीक है, तो 16T और 200 mm से जो भी आपका लेस होगा, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। और टी क्या है, टी सेम टू सेम थिकनेस ऑफ प्लेट है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब इसमें बात आती है कि जो हमारे टैकिंग रिवेट्स है, ठीक है ना, वो हमारे उसकी जो पिच है वो लाइन जो होती है वो आपकी वो 32T और 300 mm से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। तो इसमें लिख लो, और किस केस में, जब हमारा वेदर के एक्सपोज ना हो। इसमें यहाँ लिखो कि टैकिंग रिवेट्स should have a pitch in line not exceeding 32T 32T और 300 mm, विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से छोटा होगा, विच एवर इज लेस। ठीक, बट अगर हमारा रिवेट्स जो है वो वेदर के एक्सपोज में, वेदर मतलब रेन हो रही, बारिश का पानी ये पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, तब हम कितनी पिच लेंगे, तो लिखो वेयर इट इज exposed to river, exposed to weather, exposed to weather, pitch in line should not exceed 60
16T और 200 mm। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, जब हमारा रिवेट वेदर के एक्सपोज में नहीं आएगा तब हम लेंगे 32T और 300 mm में से जो भी लेस देन होगा। T क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। लेकिन जब हमारा रिवेट वेदर से एक्सपोज करेगा, मतलब उसमें पानी भी पड़ सकता है, बारिश का पानी, उसमें धूप भी पड़ेगी, ठीक है, कोरोजन होने के चांस है, तब हम लोग 16T और 200 mm में से जो भी लेस होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि जब हमारा कंप्रेसर मेंबर होगा, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो मैक्सिमम पिच होगी टैकिंग रिवेट्स की वो हमारे 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। फॉर कंप्रेसर मेंबर मैक्सिमम पिच of tacking rivets should not be more than 600 mm। ठीक है, तो 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसी में कि जब हमारा टेंशन मेंबर होगा तो उस केस में हमारा जो टैकिंग रिवेट्स है उसके लिए जो पिच हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो 1000 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फॉर टेंशन मेंबर्स द टैकिंग रिवेट्स should be provided at a pitch in line not be exceeding 1000 mm। ठीक, तो टेंशन के लिए 1000 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पिच। अगर कंप्रेसर मेंबर है तो 600 mm से ज़्यादा पिच नहीं लेंगे, और अगर एक्सपोज कर रहा है वेदर को तो 16T और 200 mm, और अगर आपका एक्सपोज नहीं करेगा तो 32T या 300 mm लेंगे टैकिंग रिवेट। और टैकिंग रिवेट है क्या, जो हमारी ये 3 रिवेट है, जो गैसेट प्लेट के बाहर की रिवेट है ये वाली, ठीक है, ये हमारी टैकिंग रिवेट्स कहलाती हैं। ठीक है, जो प्लेट के बाहर जिससे हम लोग अपने मेंबर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारी कहलाती हैं टैकिंग रिवेट्स। ठीक, नेक्स्ट आता है अब अपना इसी में नेक्स्ट रहेगा परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स। तो हेडिंग डालते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स। तो हमारी रिवेट्स में कितनी परमिसिबल स्ट्रेस होती है ये हमें देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पावर ड्राइवन रिवेट्स के लिए पावर ड्राइवन रिवेट्स। ठीक, तो पावर ड्राइवन रिवेट्स में हम लोगों को देखना है कि परमिसिबल स्ट्रेस इसकी कितनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे, एक काम करते हैं इसमें चार्ट ही बना लेते हैं हम लोग। ठीक, चार्ट बना के देखते हैं। रिवेट्स हो गया, आपका इधर हो जाएगा हैंड ड्राइवन रिवेट्स। तो पावर ड्राइवन रिवेट्स में क्या स्ट्रेस होगी और हैंड ड्राइवन रिवेट्स में कितनी स्ट्रेस होगी। किसमें एक्सियल टेंशन स्ट्रेस देखेंगे, ठीक, शियर स्ट्रेस देखेंगे,
और इसमें बेयरिंग स्ट्रेस देखेंगे। ठीक, एक ऐसा चार्ट बना लो जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब पावर ड्राइवन रिवेट्स की बात करें तो इसमें जो एक्सल टेंशन स्ट्रेस होती है वो हमारी होती है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कितनी होती है? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो पावर ड्राइवन में एक्सल टेंशन होगी 100, लेकिन हैंड ड्राइवन में कितनी आएगी? 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर सी स्ट्रेस की बात करें तो कितनी आएगी? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसमें 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बेयरिंग स्ट्रेस की बात करें तो 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इधर होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो याद करना आसान हो जाएगा कि पावर ड्राइवर में 100, 100, 300, इधर 800, 80, फिर 250। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। तो यह पता चल गया कि हमारी पावर ड्राइवन रिवेट्स में और हैंड ड्राइवन रिवेट्स में परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे कि हम लोग ने अभी जैसे पिच बोल रहे थे, ये पिच है क्या? हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना, ये जो पिच हम बोल रहे थे अभी ये होती क्या है। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन है हमारी रिवेट्स में, वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रिवेटिंग। सबसे पहले जैसे हम इसमें देखेंगे नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट्स। तो नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट्स क्या होता है? तो देखो सिंपल से बात है, जैसा हमने अभी बताया था कि हमारे जो रिवेट में जो बॉडी होती है सैंक, तो जो सैंक का डायमीटर होता है, ठीक है, रिवेट के सैंक का डायमीटर ही हमारा नॉमिनल डायमीटर कहलाता है जब वो कोल्ड अवस्था में होता है, ठंडे अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो द डायमीटर ऑफ द सैंक of the rivet when cold is called the nominal diameter of rivets। ठीक, ये पता चल गया। नेक्स्ट आता है इसी में ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट्स। अब इसमें क्या है? देखो जो सैंक का जो डायमीटर है, रिवेट के सैंक का जो डायमीटर है, ठीक है, जब वो ठंडे अवस्था में तो वो नॉमिनल डायमीटर कहलाता है, लेकिन जब उसको हम गर्म करके लगाते हैं, हॉट अवस्था में होता है, ठीक है, तो वो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट कहलाता है। मतलब कि जो हमारे प्लेट का जो होल होता है ना, तो उसको जिससे रिवेट के होल बोल रहे हैं, जहाँ हमारी रिवेट लगेगी तो उस रिवेट के होल में पूरा वो फिल हो जाए, ठीक है, उसमें पूरा आ जाए, तो उस पूरे डायमीटर को हम लोग ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट बोलते हैं। तो इसमें लिखो द डायमीटर of the shank of the rivet when hot is called gross diameter
of gross diameter of rivet, ठीक, and is equal to the and is equal to the diameter of the rivet hole, ठीक। तो रिवेट के होल के इक्वल हो जाता है, तो वो हमारा ग्रॉस डायमीटर कहलाता है, ठीक। ये बात हो गई। नेक्स्ट आता है पिच, जिसमें हम लोग अभी बात किए थे कि पिच क्या है। तो पिच को समझो ऐसे कि एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उस डायग्राम से समझाते हैं। ये हमारी प्लेट है, ठीक है, ये हमारी प्लेट है, और इस प्लेट में हम लोग मेंबर को कनेक्ट करेंगे। तो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिवेटिंग लगाएंगे। रिवेट को इस कलर से लगाते हैं, 1 2 3 4 रिवेट लगाए, ठीक। इधर लगा लिए 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ठीक। इससे हमने रिवेट लगा लिया, और रिवेट के बाद हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ये हमने अपना फोर्स लगाया, ठीक। P। अब जो पिच होती है, ठीक है, अब समझो इस चीज़ को कि पिच है क्या। कि सिंपल सी बात है, जो रिवेट की पिच है उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि सेंटर से सेंटर तक की दूरी, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की, लेकिन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन, उसके पैरेलल लगने वाले जो रिवेट्स होते हैं। तो देखो हमारा डायरेक्शन क्या है फोर्स का, हमारा डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है ना, हम इधर की तरफ फोर्स लगा, तो उसके पैरेलल में कौन से होंगे, एक ये रिवेट और एक ये, 2 कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स। तो मतलब कि ये और इसका सेंटर ये, तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये, यही हमारी पिच कहलाएगी, ठीक है। 2 कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी ही पिच कहलाती है, लेकिन वो फोर्स के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अगर फोर्स हमारा कहीं इधर लग जाता है तो फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स हम ऐसे लेते, ठीक, तो लेते। तो ये समझ में आया, इसमें लिख लो कि पिच ऑफ rivets is defined as a center to center distance between any 2 consecutive rivets measured parallel to the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसके ही पैरेलल हमारी पिच होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गई बात पिच की। नेक्स्ट आता है इसमें गेज डिस्टेंस। नेक्स्ट है गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस क्या होती है कि जब हमारा सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है 2 कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की, ठीक है, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस 2 कॉन्सिक्यूटिव की दूरी, लेकिन वो किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फोर्स के। तो ऐसे समझो ये हमारा सेंटर है और ये हमारा सेंटर है, ठीक है। लो इसकी सेंटर लाइन खींच लो, सेंटर से जाएगा भाई, और इसकी सेंटर लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी सेंटर से। तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये परपेंडिकुलर है आपके फोर्स के डायरेक्शन के, तो ये जो दूरी होगी ये दूरी हमारी कहलाएगी गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें लिखो कि इज डिफाइंड एज अ गेज डिस्टेंस
is defined as the center to center distance between any two consecutive rivets of adjacent chain. It is measured at perpendicular to the direction of force. ठीक, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर सेंटर से सेंटर तक के बीच की जो दूरी होगी रिवेट्स की, वो हमारी गेज डिस्टेंस कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं इसी में हम लोग एज डिस्टेंस। अब ये एज डिस्टेंस क्या होती है? तो ऐसा समझो कि हमारा जो आखिरी वाला रिवेट्स होगा उसके सेंटर से लेके, मतलब इस सेंटर से लेके हमारे मेंबर के आखिरी तक के पॉइंट तक की जो दूरी होगी, ये हमारी कहलाएगी एज डिस्टेंस। ठीक, एज डिस्टेंस। ठीक, तो ये होती है हमारी एज डिस्टेंस। तो इसमें लिख लो edge distance is the distance of the adjacent edge of the member from the center to center of the rivet। ठीक है, तो रिवेट के सेंटर से लेके मेंबर के एज तक की जो दूरी होगी वो आपकी एज डिस्टेंस होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब इसमें एक और आता है, जैसे मैंने बनाया है जो अपना ये डायग्राम, तो इसमें आएगा स्टैगर्ड पिच के बारे में। ठीक है, तो इसमें एक और डिस्टेंस अपनी एक डिफरेंशिएशन देख लो, स्टैगर्ड पिच। ठीक, अब ये स्टैगर्ड पिच क्या है? देखो, जो हमारा ये है ये जिगजैग में है। ठीक है, तो इसके सेंटर से लेके इस रिवेट के सेंटर, ठीक है, ये देखो ऐसा। ठीक, तो अब इसके और इसके, ठीक दिख रहा है ना डायग्राम में, इन दोनों रिवेट्स के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? स्टैगर्ड पिच कहलाएगी, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स आपकी ये है। ठीक है, तो इस रिवेट के सेंटर से लेके इस वाले रिवेट के सेंटर तक के बीच की दूरी हमारी स्टैगर्ड पिच कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो कि स्टैगर्ड पिच अकर्स, और ये तभी होगा जब हमारा जिगजैग मौसम में होगा। स्टैगर्ड पिच अकर्स in case of zigzag riveting। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखो जिगजैग रिवेटिंग का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे स्टैगर्ड पिच आएगी। ठीक, अभी क्या होता है जिगजैग, ये सब आगे बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो जिगजैग रिवेटिंग बिटवीन द डबल रिवेट्स लाइन, डबल रिवेट्स लाइन।
ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि सेंटर से सेंटर तक की दूरी है आपकी दो कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की, लेकिन हम कब मेजर करेंगे, जब पैरेलल होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। ठीक, तो ये होता है स्टैगर्ड पेच। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आता है इसमें नेक्स्ट हम लोग रिवेट वैल्यू पे। रिवेट वैल्यू, रिवेट का मान। ठीक, अब रिवेट वैल्यू है क्या, तो हम जानते हैं कि जो रिवेट की वैल्यू है वो क्या है, वो मिनिमम स्ट्रेंथ है रिवेट की, कि वो शियर में या बियरिंग करने पे, ठीक है, कितनी स्ट्रेस आ रही है, वो हमारी रिवेट वैल्यू होती है। अभी इसको बताते हैं क्या चीज़ है ये। द मिनिमम, पहले तो डेफिनेशन समझ लो। द मिनिमम स्ट्रेंथ, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट इन शियर और bearing is known as rivet value। ठीक है, रिवेट वैल्यू, या इसको बोलो कि रिवेट वैल्यू इज आल्सो नोन एज, रिवेट वैल्यू इज आल्सो known as strength of rivet joint। ठीक, रिवेट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी वही हमारी रिवेट वैल्यू होगी। अब रिवेट क्या है, रिवेट मैंने बता दिया क्या है, उसमें शेयरिंग होगी या फिर बेयरिंग होगी। ठीक है, जब प्लेट होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट मेंबर में लगेगा तो वहाँ पे हम रिवेट लगाएंगे। अब वो दोनों मेंबर में जब फोर्स लगेगा तो आपस में खींचेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, रिवेट में या तो शेयरिंग होगी या तो बेयरिंग होगी। तो ऐसे समझो कि समझाने के लिए, और मिनिमम होगी स्ट्रेंथ, तो मतलब मिनिमम का है कि अगर मेरे पास लोहे की छड़ है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मोटी सी लोहे की छड़ है। ठीक, अब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, और यहाँ पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो अब मुझे कोई बता सकता है कि ये छड़ जो है रॉड कहाँ से टूटेगी, तो सिंपल सा बात होगी कि सर ये यहाँ से टूटेगी, क्योंकि यहाँ से पतली है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ 100 है और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ 20 है, तो 20 जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ से टूट जाएगी। तो हम 100 की स्ट्रेंथ लेकर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारी तो टूट गई रॉड। जबकि इसकी स्ट्रेंथ 100 है, तो हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे टूट रही है, जहाँ पे 20 हमारी इसकी स्ट्रेंथ दे रखी है। तो मतलब कि जो हमारी 20 वाली स्ट्रेंथ है, 20 के ऊपर जैसे ही जाएगी स्ट्रेंथ, लोड आएगा, तो ये यहाँ से छड़ टूट ही जाएगी। तो इसकी जो रिवेट वैल्यू होगी, ठीक है, उसी तरह जैसे इसकी वैल्यू होगी वो मिनिमम स्ट्रेंथ है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ के बाद हम इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। अगर 20 के ऊपर इसकी वैल्यू जाएगी तो तुरंत ये छड़ टूट जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। इसी प्रकार हमारी रिवेट की होती है। मान लो कि रिवेट में जो मिनिमम हम शेयर वैल्यू निकालेंगे और बेयरिंग में स्ट्रेस निकालेंगे, मतलब शेयर स्ट्रेस निकालते हैं और बेयरिंग स्ट्रेस निकालते हैं। दोनों की जो वैल्यू मिनिमम आती है वही हमारी रिवेट वैल्यू होती है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये होगी बात इसकी। नेक्स्ट आता है इसी में efficiency of riveted joint। efficiency of riveted joint, ठीक है। रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी क्या है, दक्षता कितनी है। एफिशिएंसी की बात हो रही तो ये हमेशा परसेंटेज में निकलेगी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि एफिशिएंसी होती है आपकी, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है, रिवेटेड जॉइंट में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपके रिवेट जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। और क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं,
तो हमें ये देखनी होती है एफिशिएंसी कि हमारे रिवेट जॉइंट में कितनी स्ट्रेंथ है, ये रेशियो है, ठीक है ना। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। इसको डेफिनेशन के तौर में आप लिख लो कि इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड प्लेट। ठीक, एक सेकंड, प्लेट की स्पेलिंग सही कर लो। प्लेट है, प्लेट, ठीक। तो ये होती है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको हम लोग परसेंटेज में शो कर लेते हैं, ठीक। अब आती है यहाँ पे पैटर्न्स की बात की कि हमारे रिवेट जॉइंट किस पैटर्न्स में बनते हैं। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जिगजैग वाली, वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। पैटर्न्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, ठीक। तो इसमें हमारे 3 टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। पहला बनता है चेन रिवेटिंग का, दूसरा बनता है जिगजैग वाला जिसको हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं, या फिर तीसरा बनता है डायमंड रिवेटिंग, ठीक है। लेकिन जो हमारे सबसे अच्छी इसमें पैटर्न्स होता है वो हम लोग डायमंड वाले को मानते हैं कि डायमंड रिवेटिंग सबसे अच्छा हमारा पैटर्न्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं चेन रिवेटिंग, चेन रिवेटिंग, ठीक। अब देखो इसको डायग्राम से समझो कि हमारा प्लेट को जब हम लोग दूसरी प्लेट से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिवेट का यूज़ करते हैं। मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट हमारी रखी है, अलग पेंसिल बनाते हैं, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट हमारी यहाँ तक है, ठीक। तो अब यहाँ क्या करोगे, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से हमको जोड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपना ये रिवेट, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। तो ये हमने 3 रिवेटिंग यहाँ पे लगा दी। तो देखो ये चेन के उसमें रूप में लगाई है ना, देखो ये चेन के उसमें लगाई है, ठीक। तो इस वाली रिवेटिंग को बोलते हैं चेन रिवेटिंग, ठीक है। मान लो फोर्स हमारा ये P, इधर फोर्स P, ठीक। तो ये हो गई चेन रिवेटिंग। तो इसमें लिखो कि the rivets in a chain, the rivets in a chain riveted joint are arranged in such a manner that every rivet of a row is opposite to the other rivet of the other row, ठीक। तो ये होती है चेन रिवेटिंग। नेक्स्ट आता है इसी में जिगजैग। नेक्स्ट पैटर्न है जिगजैग और स्टैगर्ड, इसी को स्टैगर्ड भी बोलते हैं, स्टैगर्ड रिवेटिंग। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हमें 2 प्लेटों को कनेक्ट करना है आपस में। एक प्लेट हो गई हमारी ये,
और एक प्लेट हो गई हमारी कुछ इस प्रकार। तो इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इसमें फोर्स इस प्रकार लगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जिग जैग करना है। तो एक रिवेट हम ऐसे लगा दें, 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जिग जैग। ठीक है, तो ये होता है आपका जिग जैग पैटर्न। इसकी सेंटर लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। एक आपकी सेंटर लाइन इस रिवेट की ये जाएगी, इसकी ये जाएगी, इसकी ये जाएगी, इसकी ये जाएगी, इसकी ये जाएगी और इसकी ये जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जिग जैग में बना है, जिग जैग ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो ये होता है जिग जैग पैटर्न। इसी में नेक्स्ट पैटर्न आता है डायमंड पैटर्न। तो इसमें जिग जैग में लिख लो डेफिनेशन, the rivet in the rivets in a staggered pattern are arranged in such a way that every rivet is in the middle of the two rivets of opposite row। ठीक, of opposite row। ठीक, तो इसको कहते हैं जिग जैग पैटर्न। देखो ये जो रिवेट्स है ये अदर रो गई, अदर रो के दो रिवेट्स के, दो कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच में मिडिल में आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ये। इसी में नेक्स्ट आता है डायमंड रिवेटिंग। थर्ड है डायमंड रिवेटिंग। अब इसमें देखो डायग्राम से समझो कि ये हमारा एक प्लेट ये है और एक प्लेट कुछ ये। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग या इसको और थोड़ा बड़ा बना लें ना, इसको और बड़ा बना लें क्योंकि इसमें डायमंड रिवेटिंग करनी है। यहाँ तक ले लो। ठीक, तो एक प्लेट वो हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ठीक, अब इसमें हमको डायमंड रिवेटिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम यहाँ लगाएंगे रिवेट, उसके बाद 2 रिवेट यहाँ, फिर 3 रिवेट यहाँ। ठीक, फिर सेम 3 रिवेट यहाँ, 2 रिवेट यहाँ, 1 रिवेट यहाँ। तो देखो इसका जो शेप बनता है वो कुछ आपका डायमंड क्रिस्टल के शेप में बनता है। इसकी रिवेट लाइन बना लो। ना अच्छा डायग्राम नहीं बन पा रहा है लेकिन ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ डायमंड के शेप में बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग। ये जितने भी पैटर्न मैंने बताया, 3 पैटर्न, तीनों पैटर्न में ये सबसे अच्छा पैटर्न होता है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें लिखो कि डायमंड रिवेटिंग इसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है। इज द टाइप ऑफ स्टैगर्ड रिवेटिंग ना, स्टैगर्ड रिवेटिंग की टाइप की तरह है ये।
in this type of riveting, number of rivets in a row decreases as we move from innermost row to the outermost row. ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। जब हम इनर मोस्ट रो से अंदर से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे रिवेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। देखो अंदर जैसे ये थे तो यहाँ पे 3 रिवेट्स लगे थे, फिर उसके बाहर गए तो 2 आ गए, फिर बाहर गए तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ जाने पे डिक्रीज होते हैं। प्लस एक चीज इसमें याद रखना कि डायमंड रिवेटिंग में जो स्ट्रेंथ होती है सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग पैटर्न पे अपना वीडियो को बाइंड अप करते हैं। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।